So today we start with this topic called as renewal of a bill of exchange, where we first understand the meaning of the word renew. The word renew is made up of two words. One is re and other is new, where the word re means again and new, as you know, is what is called as drawing a new bill. सो रिन्यूअल में एग्जैक्टली क्या होता है? अगेन ड्रॉइंग ए न्यू बिल मतलब क्या? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अवर ओन एग्जांपल वंस अगेन. व्हेन आई से अवर ओन एग्जांपल, ये वही केस है जो हम लोग बरसों से बात कर रहे हैं. कौन सा वाला केस है? अभी आप लोगों को सब दिमाग में क्लियर हो गया रहेगा. ए ने बी को गुड्स बेचा, ए ने बिल ड्रॉ किया, बी ने उसको एक्सेप्ट किया. द डेट वाज 1st January 2020. The bill was for 3 months and the amount of bill is rupees 1 lakh. The conditions remain the same. So the due date of the bill, as we know, will be 4th April 2020. अब पिछले केस में हम लोगों ने ये देखा कि एक महीने पहले बी आकर ए से रिक्वेस्ट करता है कि पैसा मैं देने को तैयार हूं. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस अज्यूम ऑन 1st April 2020. जैसे आपको याद रहेगा तो 24 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री जी ने आके टीवी पे बताया था कि आगे का 21 डेज लॉकडाउन होगा. ना 21 डेज लॉकडाउन होगा, ये जब अनाउंसमेंट आया था, माय डियर फ्रेंड्स, याद रख लेना, हम लोग सब अनएक्सपेक्टेड थे. ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में हमारे सीएम सर ने ऑलरेडी अनाउंस किया था, बट स्टिल देश भर लॉकडाउन बोला तो इट वाज ए बिग न्यूज. ना 1st April 2020 को बी को पता चल गया है कि अब उसके पास पैसा नहीं है. 4 अप्रैल को बी ए को पैसा देने के लिए मेरे पास पैसा अवेलेबल नहीं है. ये बी को कौन से तारीख से मालूम है मेरे दोस्तों? 1st April से मालूम है. क्योंकि 25 तारीख से तो दुकान बंद है, पैसा आना बंद हो गया. वो सोचा था पैसा आएगा लास्ट वीक में, मैं ए को दे दूंगा. अब बी के पास दो ऑप्शन है. या तो वो 4 तारीख तक रुके, 4 तारीख को ए जब आएगा तो बोले भाई मेरे पास आज पैसा नहीं है, लॉकडाउन है, ये है वो है व्हाटएवर. या 1 तारीख को खुद से सामने से फोन करके बोले कि मिस्टर ए, ऐसा ऐसा लॉकडाउन है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं, मेरे पास फिलहाल पैसे का बंदोबस्त नहीं हो रहा है, तो 4 अप्रैल को जो अपना बिल का ड्यू डेट आ रहा है वो मैं नहीं भर सकता. मेरे को आप लोग बताओ मेरे दोस्तों, विच इज अ बेटर ऑप्शन? 4 तारीख को ए आने के बाद पैसा नहीं है बोलना अच्छा है, कि 1 तारीख को बी ने खुद ए के पास जाकर मेरे पास आज पैसा नहीं है बोलना? कौन सा ऑप्शन पहला अच्छा है कि सेकंड ऑप्शन अच्छा है? यस, 1 तारीख को खुद से जाके बोलना. मतलब देखो, जिंदगी में हम लोग इंसान हैं, एक बात याद रख लेना, लाइफ में वी ऑलवेज आर पीपल, एंड ह्यूमन बीइंग्स का आदत है कि वो गलतियां करते रहता है. आज तक मैं आपको बताता हूं, कोई परफेक्ट आदमी आज तक मैंने लाइफ में नहीं देखा है. कुछ चीजों में कुछ लोग परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कई सारी चीजों में वो इम्परफेक्ट भी हो सकते हैं. गलतियां होते रहती है. तो अगर गलती हुआ, देर आर टू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक्स. एक तो खुद से समझ में आ जाता है कि गड़बड़ हो गया है, एक तो दूसरा सामने वाला बताता है गलती हो गई. सामने वाले ने बोला गलती हुआ तो सॉरी बोलने को आना चाहिए, सॉरी, ओके, दिस इज माय मिस्टेक. खुद से गलती हुआ तो पहले अपफ्रंट जाके उसको कबूल कर लिया कि हाँ मेरे से गलती हो गया, तो पनिशमेंट कम मिलता है. पनिशमेंट कम मिलता है. ये लाइफ का प्रिंसिपल है दोस्तों. मैं कोई तुम लोगों को कोई बाबा वगैरह नहीं है जो तुमको ज्ञान बांट रहा हूं. आई एम जस्ट टेलिंग यू वेरी सिंपल फैक्ट्स ऑफ लाइफ. सो अगर बी 1 तारीख को जाता है मिस्टर ए के पास, बोलता है मिस्टर ए,
मैं जानता हूं कि 4 अप्रैल को मैं तुझे पैसा देने का है वो 1 लाख रुपया, लेकिन हॉनेस्टली मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे तू 2 महीने का मुद्दत बढ़ा के दे, प्लीज एक्सटेंड 2 months. आफ्टर 2 months, whenever is the due date, कुछ हो ना हो, लॉकडाउन रहे ना रहे, मैं तेरा पैसा तुझको दे दूंगा। मेरे को बताओ, अगर आप ए के जगह पर हो तो बी का ये प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे कि रिजेक्ट करोगे? यू कैन राइट वॉट एवर यू थिंक। अगर आप व्यापारी है तो उसको एक्सेप्ट करोगे कि रिजेक्ट करोगे? There can be answer reject also. I am waiting to read that. Not everybody thinks the same. सब लोग अच्छे लोग हैं, सब लोग प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे। मेरे दोस्तों, जैसे आप लोग सब समझदारी से बोल रहे हो कि हाँ बरोबर एक्सेप्ट करना ही अच्छा है, दैट इज द बेस्ट वे, क्योंकि रिजेक्ट करके करेंगे क्या, ये भी सोचने वाली बात है। सामने वाले के पास पैसा नहीं है और उसने आके कबूल ही दे दिया है कि पैसा नहीं है, 2 महीने के बाद देता हूं। आज आप उसके साथ मारामारी करोगे, आज आप अगर उसको कुछ गाली बिली दोगे, आज आप उसको और कुछ उल्टा बोलोगे, हो सकता है आने वाला पैसा भी नहीं आएगा। आई एम नॉट श्योर व्हाट विल हैपन, मैं बोल रहा हूं हो सकता है कि आने वाला पैसा भी नहीं आएगा। इसीलिए समझदारी उसी में है कि हम लोग चलो व्यापारी। अच्छा, दूसरा बात याद रखना, बिजनेसमैन के लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है रेदर देन फाइटिंग। वो उधर मारामारी करने के लिए नहीं बैठा है। अगर सामने वाला व्यापारी बोलता भी है कि चलो यार थोड़ा एडजस्ट कर लो, तो बेहतर है कि एडजस्ट कर ले, क्योंकि एडजस्ट करेंगे तो दुनिया चलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर ए ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया, इफ ए एग्रीज, अब सोचो वापस तुम लोग ए की जगह पर हो, आपने बी को 2 महीने का एक्सटेंशन देने का तैयारी कर लिया। सो आगे क्या क्या करोगे? वॉट आर द थिंग्स दैट यू विल आस्क फॉर? कुछ अपने तरफ से कुछ डिमांड रखोगे क्या? पिछले बार जब बी जल्दी पैसा दे रहा था तो उसने अपने से डिस्काउंट मांगा था, उसने अपने से क्या मांगा था? डिस्काउंट। अब वो लेट कर रहा है तो क्या आप उसको छोड़ोगे क्या? लाइफ में सिचुएशन बदल बदल के आएगा, कोई बिल के लिए वो जल्दी पैसा भर रहा है, अभी लेट भर रहा है। यस, वेरी गुड प्रांजलि, सुपर। डेफिनेटली ए विल आस्क फॉर इंटरेस्ट। वेरी गुड प्राजक्ता। और क्या मांग सकता है? और क्या हो सकता है? और कुछ हो सकता है क्या आपके दिमाग में आता है? एनीथिंग एल्स दैट ए विल डिमांड? ऑफ कोर्स, न्यू बिल, नया बिल ए ड्रॉ करेगा और बी उसको एक्सेप्ट करेगा। वेरी गुड। समथिंग एल्स? नाउ ये जो मैं समथिंग एल्स बोल रहा हूं, चार्जेस इंटरेस्ट में आ गया। फ्रेंड्स, ए बी जब ए के पास आएगा, बोलेगा मुझे आपको 1 लाख रुपया देने का है, मेरे पास 1 लाख रुपया नहीं है। अभी समझदार व्यापारी ए है, वो बोलते चल 2 महीना तू बोला ना, मैं तेरे को एक्सटेंड करके देता हूं। ठीक है, लेकिन ये तो बता, ऐसा नहीं है कि तेरे पास 1 रुपया भी नहीं होगा आज, कुछ तो पैसा तेरे पास रहेगा। 1 लाख नहीं रहेगा मैं मानता हूं, चल, लेकिन कुछ तो पैसा होगा तेरे पास। हाँ बोलता है, बी बोलता है मैंने जमा करके रखा था 40,000 रुपया है। तो ये बोलता है एक काम करना, वो 40,000 रुपया तो दे। तो नया बिल क्या 1 लाख का बनेगा क्या दोस्तों? अभी मेरे को एस नो से ज्यादा ना, तुम लोग थोड़ा प्रोएक्टिवली काम करो। क्या बोलने का?
नहीं, बिल कितने का बनेगा फिर उस टाइम पर, वो लिखने का। बिल 40,000 का नहीं बनेगा, बिल बनेगा 60,000 का भी नहीं। ध्यान में रख लेना, अगर 40,000 रुपया ए ने बी से पार्ट पेमेंट लिया तो न्यू बिल विल बी ड्रॉन फॉर 60,000 प्लस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। 60,000 प्लस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो लेने का है बी से, तो सिर्फ 60,000 नहीं आएगा। दिमाग में एकदम क्लियरली समझ के ले लो। सो देर आर थ्री थिंग्स विच आर गोइंग टू बी हैपनिंग। वन इज interest will be charged, there may be a demand for part payment, and then a new bill will be drawn। अच्छा, ये जूना वाला जो बिल था, ये जो 3 महीने का जो बिल था, ये हॉनर होगा कि डिसऑनर होगा मेरे दोस्तों? ये जो जूना वाला बिल था, ये हॉनर होगा कि डिसऑनर होगा? आपको क्या लगता है? पैसा नहीं दिया, मैंने बोला गरीबी हो या ईमानदारी से हो, पैसा नहीं दिया, यही बात इंपॉर्टेंट है। एंड हेंस नेचुरली द बिल विल बी डिसऑनर्ड। विच बिल इज डिसऑनर्ड? द ओल्ड बिल इज डिसऑनर्ड। भले ही हम लोग ड्यू डेट तक ना रुके, 4 अप्रैल तक ना रुके, 1 अप्रैल को ही डिसऑनर एंट्री पास कर देंगे। तो इन शॉर्ट, renewal of a bill includes the following 4 steps. First one is dishonor of old bill. Second one is called as adjustment of interest. Third one is called as part payment. And fourth one is called as new bill drawn and accepted. So what are the 4 steps in case of renewal of a bill? याद रखने का, रिन्यूअल का केस आ रहा है मतलब 4 जर्नल एंट्री बैक टू बैक। और एक बात याद रख लेना, एक भी बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन ऐसा नहीं बना है जिसमें रिन्यूअल नहीं आता है। तो रिन्यूअल 110% हर एग्जाम पेपर में आएगा ही। तो रिन्यूअल आया तो 4 स्टेप्स बैक टू बैक करना है। पहला डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल, सेकेंड वन एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट, थर्ड वन पार्ट पेमेंट, एंड फोर्थ वन न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। आई रिपीट, इसके बिना आज तक एक भी बोर्ड का एग्जाम पेपर नहीं बना है। सो इट्स एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम आई क्लियर टिल दिस स्टेज? So now we will proceed towards learning journal entries. So I write something like this: serial number, transaction in the books of A, in the books of B. We are writing journal entries. So the first transaction, as we all know, is related to dishonor of a bill. अब डिसऑनर ऑफ अ बिल, मेरे को एक बात सोच समझ के बताओ मेरे दोस्तों, क्या ये डिसऑनर विथ नोटिंग चार्ज होगा कि विदाउट नोटिंग चार्ज? याद है ना आप लोगों को, अगर होल्डर ऑफ द बिल नोटरी पब्लिक के पास जाके कंप्लेंट किया
तो उसको नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ता है। तो अब ये रिन्यूअल वाले केस में जो डिसऑनर होता है, क्या ये विथ नोटिंग चार्ज होगा कि विदाउट नोटिंग चार्ज? इट विल बी विदाउट नोटिंग चार्ज। वेरी गुड, बिकॉज ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हो रहा है बिटवीन ए एंड बी, तो इसके अंदर जो है हमको बिल्कुल भी कंप्लेंट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बट ये अपना सोचने का बात है, एग्जाम में हम लोग गारंटी नहीं देते हैं कि क्या होगा। तो जनरली अभी हम लोग सीखते वक्त उधर मैंने विथ नोटिंग चार्ज सिखाया, इधर विदाउट नोटिंग चार्ज सिखा रहा हूं। तो वही चारों केसेस पॉसिबल है। इफ द बिल इज रिटेन्ड, सिर्फ वो नोटिंग चार्जेस वाला पार्ट हटा दो। बोलो ए के बुक्स में सोचो क्या जर्नल एंट्री आएगा दोस्तों? रिटेन्ड बिल डिसऑनर्ड विदाउट नोटिंग चार्जेस। तो जर्नल एंट्री विल बी बीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्या जर्नल एंट्री आएगा? आई एम रिपीटिंग, सबको डिसऑनर याद होगा ऐसा मैं मान के चलता हूं। एंड देयरफॉर जर्नल एंट्री विल बी बीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बी के बुक्स में हम लोग हमेशा जानते हैं फर्क ही नहीं पड़ता, जर्नल एंट्री आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू एज अकाउंट। बोलो ये जर्नल एंट्री सब लोगों को समझा क्या? सिर्फ क्या फर्क पड़ा है, देखो नोटिंग चार्जेस वाला पार्ट निकल गया है, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। तो सोचो, इफ द बिल इज एंडोर्स्ड, इफ द बिल इज एंडोर्स्ड, ए क्या जर्नल एंट्री पास करेगा इन द बुक्स ऑफ ए फॉर डिसऑनर ऑफ बिल? क्या जर्नल एंट्री आने वाला है? जर्नल एंट्री विल बी बीज अकाउंट डेबिटेड टू सीज अकाउंट। वेरी गुड, सिर्फ इसमें अमाउंट ऑफ बिल आएगा, नोटिंग चार्जेस है ही नहीं तो आएगा ही नहीं। सो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू एज अकाउंट। If the bill is discounted, if the bill is discounted, बोलो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, ए क्या जर्नल एंट्री पास करेगा मेरे दोस्तों? बीज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड, ड्रॉई के बुक्स में तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, आप लोग जानते हो, दैट इज बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू एज अकाउंट। एंड द मोस्ट डेंजरस वन जो स्टूडेंट्स लोगों को हमेशा तकलीफ देता है, इफ द बिल इज डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड बिल डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस वाला पार्ट छोड़ देने का। यस, वेरी गुड रितेश, इट विल बी बीज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। it would be B's account debited to bank for collection account। बी के बुक्स में अभी भी वही जर्नल एंट्री आएगा और वो जर्नल एंट्री होगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सॉरी, आई एम सॉरी, कैश अकाउंट बोला मैंने, हॉनर का एंट्री पास कर दिया, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू एज अकाउंट। तो हम लोग जानते हैं डिपेंडिंग अपॉन द केस जो रहेगा वो जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। अब दूसरा आने वाला है फॉर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बारे में एक चीज आपको सबको समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। मेरे एग्जाम्पल में वापस आते हैं हम लोग, सब लोगों को ये एग्जाम्पल अच्छी तरीके से दिमाग में ले लेना, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेगा तब तक तुम लोग को कंसेप्ट नहीं समझेगा या गड़बड़ करने का चांसेस ज्यादा है।
मेरे दोस्तों याद रख लेना, अगर ये कंसेप्ट आप लोग आज समझ गए तो कल हम लोगों का ऑलमोस्ट इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा और मंडे से हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के तरफ बढ़ सकते हैं। इसीलिए ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से समझ लेना। ए ने बी को गुड्स बेचा था, बी ने बिल एक्सेप्ट करके ए को दे दिया। 1 जनवरी का बिल था, 3 महीना, 1 लाख रुपया डिसऑनर हो गया 4 अप्रैल को। ए ने बी से ये सब मांगा। अब ए जब बी से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ए जब बी से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, अमाउंट इंटू परसेंटेज अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। अब सवाल उठता है अमाउंट कितना रहेगा। मेरे को ध्यान से बोल के सोच के बताना। ए बी पर 1 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट मांगेगा, 40,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट मांगेगा, 60,000 के ऊपर इंटरेस्ट मांगेगा, कि और कोई अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मांगेगा। आपको क्या लगता है वो जरा लिख के बताओ प्लीज। वेरी गुड आचल, वेरी नाइस, सुपर। सो यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, बरोबर है। जो बच गया वही पैसे के ऊपर इंटरेस्ट आने वाला है, एज सिंपल एज दैट। परफेक्ट। तो लेट अस से वही 12% इंटरेस्ट है, तो 12/100 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा हाउ मेनी मंथ्स। नाउ यू से मी, हाउ मेनी मंथ्स, फॉर हाउ मेनी मंथ्स वुड यू चार्ज इंटरेस्ट। 60,000 is perfect answer. Very good. I am very happy with all of you, my dear friends. You are doing wonderfully well. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Please start typing. For how many months should A charge interest? See, the data is given to you. See properly. कितने महीने का एक्सटेंशन मांगा है मिस्टर बी ने? ही हैज आस्क्ड फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ 2 मंथ्स। तो जितना महीने का नया बिल होगा उतने महीने का ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला जब हम लोग पढ़ेंगे तो वी विल से दैट इंटरेस्ट इज इक्वल टू balance amount. What is balance amount? It is original amount minus part payment multiplied by percentage upon 100 multiplied by months upon 12. In the above formula, balance amount is equal to original amount minus part payment. I repeat, balance amount is equal to original amount minus part payment. And we talk about months, it is period of new bill. It is period of new bill. बोलो, ये दोनों भी बातें फॉर्मूला के साथ आप लोगों को समझ में आ गया क्या दोस्तों? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। Interest is very important. Now, when we talk about interest, tell me, my dear friends, इंटरेस्ट ए के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? इंटरेस्ट ए के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? ए ने बी पर इंटरेस्ट चार्ज किया, तो ए के लिए इंटरेस्ट इनकम है कि एक्सपेंस है? It is an income for Mr. A and it is an expense for Mr. B. So the nominal account rule says debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. तो A के बुक्स में जर्नल एंट्री आएगा B's account debited to interest account और बी बोलेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू एज अकाउंट।
तीसरा आने वाला है फॉर पार्ट पेमेंट मेड बाय बी टू ए। अब भले ही आप पहली बार ये ट्रांजैक्शन सीख रहे हो, पार्ट पेमेंट दे रहा है मतलब बी ए को क्या देने वाला है मेरे दोस्तों? कैश देने वाला है। क्या देने वाला है? कैश। तो ए को पैसा मिला, बी से पैसा गया, तो ए बोलेगा कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बीज अकाउंट। और बी बोलेगा ए को पैसा दिया, तो एज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। एंड फाइनली फॉर न्यू बिल ड्रॉन बाय ए एंड एक्सेप्टेड बाय बी। ए ने बिल ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट किया, तो ए बोलेगा पेबल अकाउंट। तो ये किस्सा है रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। 4 स्टेप्स। पहला डिसऑनर ऑफ बिल विथ नोटिंग चार्ज विदाउट नोटिंग चार्जेस, दूसरा एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और तीसरा जो आता है दैट इज फॉर पार्ट पेमेंट एंड फ्रेश बिल। बोलो, सब लोगों को ये समझ में आ गया क्या? चारों भी केसेस, चारों जर्नल एंट्रीज जो हम लोगों ने डिस्कस किया, इज दिस ऑल क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? अगर ये क्लियर है तो आज का हम लोगों का जो लेक्चर का मेन कोर एसेंस था दैट वी हैव कंप्लीटेड। इंटरेस्ट के बारे में ऑफ कोर्स मेरे को एक चीज और सिखाना है, बट आज मैं वो नहीं सिखाऊंगा। इतना जो मैंने सिखाया है आई विल सेंड यू थ्रू ए पीडीएफ एंड यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक।